हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इसकी फर्स्ट वीडियो में हमने चर्चा की कि भी राष्ट्र से क्या अभिप्राय है, इसके तत्व कौन कौन से हैं, इसकी विशेषताएं और जो राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां हैं, यानी कि जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी ताकि एक राष्ट्र राज्य जो है उसका निर्माण किया जा सके। तो उन चुनौतियों में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, जैसे एक तो भारत का विभाजन, उस विभाजन से जो नया देश बना पाकिस्तान, तो जो विस्थापित लोग थे जिनका माइग्रेट करना पड़ा था उनको, इंडिया से कुछ पाकिस्तान गए थे, कुछ पाकिस्तान से इंडिया में आए थे, तो एक शरणार्थियों की समस्या उत्पन्न हुई। साथ के साथ उस समय कम्युनल राइट्स भी हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए जिनमें लगभग 5 लाख के लोग मारे गए, दोनों तरफ से, हिंदू और मुस्लिम, सिख। और उन दंगों को कंट्रोल करना, रोकना उनको, उसी समय अपने देश के संविधान का निर्माण हो रहा था। हम एक नया आइकॉन जो है वो तैयार कर रहे थे अपने देश के लिए। धर्मनिरपेक्षता की जो है वो समस्या थी, क्योंकि भारत एक विविधताओं से भरा हुआ एक देश है, तो इसको कैसे सभी अपनी रीति रिवाज और परंपराओं को, अपने धार्मिक विश्वासों को, पूजा पद्धतियों को यहाँ अपना सके और स्वतंत्र तरीके से वो जो है, जो बहुसंख्यक समुदाय है उसके समान वो अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके। उसी दौरान देसी राज्य रजवाड़े थे अपने देश के अंदर, 565 प्रिंसली स्टेट थे, उनको जोड़ना, उनको उनका विलय करना, कश्मीर की समस्या थी। तो ये सब ऐसे कारण थे जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, उनको कंट्रोल करना और एक राष्ट्र का निर्माण करना। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे आज कि भारत विभाजन का जो मुख्य कारण था, यानी कि भारत का जो विभाजन है वो विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर। तो हम ये देखेंगे कि भारत विभाजन के जो मुख्य कारण हैं, मुख्य कारण वो कौन कौन से थे, जिसका विभाजन जो है वो धर्म के आधार पर हुआ था, और इसके जो मुख्य कारण हैं वो कौन कौन से थे। तो देखते हैं कि इसका जो एक बैकग्राउंड जो है, ऐसे क्या कारण थे कि 1947 में इंडिया का जो है वो पार्टीशन हुआ, तो उसके कारण क्या थे। तो थोड़ा सा हम जो क्या वजह रही होगी कि जो 1000 वर्षों तक एक साथ रहते आए थे, उनके अंदर अच्छा भाईचारा था, मेल मिलाप था, एक दूसरे के सुख दुख में वो शामिल भी होते थे। तो वो क्या कारण थे कि वो एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव पैदा किया उन्होंने, और वो जो विभाजन है भारत का, वो विभाजन जो है वो इतने रक्तपात, जनसंहार और एक प्रकार से जो अपना भाईचारा जो है वो भी छिन्न भिन्न हुआ, और हिंदू मुस्लिम एकता की दुहाई देने वाले लोग वो भी जो है इसमें शामिल हुए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आपको पता है कि भारत में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन है, जो 1857 में हुआ, यानी कि ये जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन है, ये हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। आपको पता है कि जब 1857 में जो क्रांति हुई थी, वो क्रांति जो हुई थी अंग्रेजी शासन के खिलाफ, तो उस समय जो हिंदुस्तान के जितने भी देसी राज्य रजवाड़े थे, चाहे वो नवाब, मुस्लिम नवाब थे या हिंदू शासक थे, उन सभी ने अपना जो लीडर माना था, अपना जो नेता माना था, वो माना था मुगलों के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को। यानी बहादुर शाह जफर को अपना लीडर माना उन्होंने। उसके नेतृत्व में हिंदू मुस्लिम का जो एकता है, या उसकी जो हम ये कह सकते हैं, इससे बड़ी मिसाल नहीं मिलेगी आपको कि उसको लीडर मान करके उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम, और हिंदू शासकों ने भी उसको सपोर्ट किया था। उसमें आप कईयों के नाम
जान भी सकते हैं। उसके बाद जो अंग्रेजों की जो नीति थी डिवाइड एंड रूल, यानी कि डिवाइड एंड रूल, कि फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों को पता चल गया था कि हिंदू मुस्लिम जो एकता है यदि वो बरकरार रही तो ये थोड़े ही समय में आपको ये इस देश से बाहर कर देंगे। तो उन्होंने अपनी एक प्लान, अपनी जो एक योजना जो थी वो थी डिवाइड एंड रूल, कि फूट डालो और राज करो। तो उन्होंने क्या ऐसा किया, उन्होंने अपनी पॉलिसीज, अपनी प्रोग्राम, जैसे 1857 की क्रांति का जिम्मेदार उन्होंने मुसलमानों को ठहराया, और उसके बाद जो है अपने प्रशासनिक जो व्यवस्था है, अपना जो शासन की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने मुसलमानों को एक आक्रांता के तौर पर माना। एक मतलब वो मानते थे कि ये आपकी शासन सत्ता के खिलाफ आपकी ये विद्रोह कर सकते हैं। तो उन्होंने 1857 के बाद हिंदुओं को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और जो प्रशासनिक जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह है या पद वगैरह है या कोई उपाधि देते हैं तो वो सबसे ज़्यादा मतलब उन पदों के ऊपर हिंदुओं को प्रायोरिटी देते थे, और मुसलमानों को इन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो मुस्लिम धर्म के अंदर जितने भी जो सुधारक वगैरह हुए हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई है, तो उन्होंने मतलब कहा कि आपको वो जो सुधारक थे कि आपको अंग्रेजों का दिल जीतना चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाना चाहिए और अंग्रेजों का फेवर करना चाहिए आपको। उसके बाद आपको पता है कि मुंबई के अंदर 1885 में जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी, उस स्थापना के बाद आपको पता है कि प्रथम, आपने 8th 9th क्लास में पढ़ा होगा कि प्रथम 20 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो है वो जो उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे उनका प्रभाव था। यानी कि वो जैसे अंग्रेजों के संपर्क में आना, उनको प्रार्थना पत्र देना, भारतीय जनता की समस्याओं से अवगत कराना, कुछ सुधार करना, या सरकारी नौकरियों के लिए मतलब प्रायोरिटी देना, या एजुकेशन का विस्तार है, जो इस प्रकार वो समाज सुधार के तौर पर हम देखते हैं कि इसने 20 वर्षों तक काम किया। लेकिन जब 1885 से लेकर 1907 तक इसके ऊपर जो उदारवादियों का प्रभाव रहा, तो यहाँ कुछ गर्म विचारधारा के लोग भी कांग्रेस के अंदर आने लगे थे। लाल बाल पाल जो है अब वो सरेआम ब्रिटिश पॉलिसीज की क्रिटिसाइज करने लगे, और वो एक जो आपको पता है कि वो स्वराज जो है उसकी डिमांड करने लगे थे। लेकिन उसी समय हिंदू जो मुस्लिम जो है वही उन्होंने फिर चाल चली अपनी, और मुसलमानों के कान भरने शुरू कर दिए कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की पार्टी है, ये जब देश आज़ाद होगा तो बहुसंख्यक समुदाय जो है इस पर शासन करेगा, आप माइनॉरिटी क्लास के अंदर आते हैं, क्यों ना आप भी अपने इंटरेस्ट को हाईलाइट कीजिए, अपने को हाईलाइट कीजिए और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो उसी विचारधारा के आधार पर उन्होंने 1905 में जो बंगाल पार्टीशन है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन इसी आधार पर किया था, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा जाए। बंगाल विभाजन का काफ़ी विरोध भी हुआ था, और फिर उन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग जो एक प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी जो थी ढाका के अंदर 1906 के अंदर उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी। और उसके बाद आपको पता है 1909 के अंदर मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स ला करके उन्होंने एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली की शुरुआत की कि कुछ सीटें जो हैं वो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व्ड होंगी, और मुस्लिम जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, वही मुस्लिम को वोट देगा। यानी कि ये हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसको तोड़ने का ये सबसे बड़ा ये षड्यंत्र था अंग्रेजों का। और 1909 के अंदर उन्होंने एक प्रकार से जो रिजर्वेशन जो सिस्टम व्यवस्था है मुस्लिम्स के लिए, ताकि हिंदू और मुस्लिम्स जो हैं वो कभी भी एक ना हो सके, वो एक प्रकार से ये हम ये कह सकते हैं कि उनकी एक ट्रिक्स थी, उनकी एक चाल थी। उसके बाद आपको पता है कि जब इंडिया के अंदर धीरे धीरे मतलब हिंदू महासभा इनका जो प्रभाव पड़ने लग जाता है, या कुछ ऐसा दौर भी आता है कि उस जो
जो स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन है, उस आंदोलन के दौरान कुछ ऐसे धार्मिक उत्सव मनाने की भी शुरुआत की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर जो गणपति बप्पा जो मौर्य है, इससे भी मुस्लिम जो समुदाय था वो नाराज था कि भी क्या ये एक स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन है या इसको एक धार्मिक उत्सव जो है उसको उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है, या इसको आप धार्मिक जो है उसको जोड़ना चाहते हैं इस आंदोलन के साथ। उसके बाद जो है आपको पता है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो भारतीय मुसलमान जो है वो अंग्रेजों से नाराज हो जाते हैं और जो टर्की के सम्राट के साथ, यानी कि वहाँ का जो शासक था जिसको वो अपना खलीफा मानते थे, जो उसके साथ टर्की साम्राज्य को पूरा का पूरा अंग्रेजों ने छिन्न भिन्न कर दिया। इससे भारत के जो मुसलमान थे वो नाराज हो गए। और यहाँ महात्मा गांधी जब नॉन कोऑपरेट मूवमेंट स्टार्ट करता है, उसके साथ साथ भारत के अंदर भी मुस्लिम्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक आंदोलन करते हैं। और वो आंदोलन के जो लीडर थे शौकत अली, यानी कि उनको अली बंधुओं के नाम से जाना जाता है। और ये जो आंदोलन जो मूवमेंट था उसका नाम था खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन, उसको शुरुआत कर देते हैं। यानी कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये महात्मा गांधी की एक बहुत बड़ी भूल थी कि खिलाफत मूवमेंट को भी उन्होंने असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा। लेकिन महात्मा गांधी जो है वो जितनी भी औपनिवेशिक ताकत थी, उन औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी वो उनके द्वारा जो शोषित कौम वगैरह थी, ये कम्युनिटी जो थी, क्लास वगैरह थी, सभी का वो उस मूवमेंट के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो उसको जोड़ना चाहता था। तो एक ऐसी विश्व बिरादरी जो है वो अपने साथ लेना चाहता था। यहां पर जो खिलाफत आंदोलन जो है, इस खिलाफत आंदोलन की जो असफलता जो थी, उस असफलता का पूरा जो है क्योंकि अब भारत के जो मुसलमान हैं वो टर्की में जाकर के तो इस प्रकार का मूवमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते, या वहाँ का जो गुस्सा है वो वहाँ नहीं भड़ास नहीं निकाल सकते। वो इंडिया के अंदर ही अब जो मुस्लिम्स लीडर थे, जो उस समय वो जो इनोसेंट्स मुस्लिम थे, जो गांव दराज दूर दराज के देहात के इलाकों में रहते थे, वो सभी उनको ये जिम्मेदार ठहराते थे कि भाई हिंदुओं ने हमें सपोर्ट नहीं किया, हमारा समर्थन नहीं किया, ना तो हम इस आंदोलन में हम सक्सेस होते। तो यहाँ से धीरे धीरे हिंदू और मुसलमानों के अंदर जो दूरियां हैं, जो 1000 साल तक एक साथ वो रहते आए थे, वो दूरियां जो है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद जब भारत के अंदर 1928 के अंदर जो साइमन कमीशन आता है, वो भी रिजर्वेशन की बात करता है। फिर एक सर्व सहमति बनती है। सर्व सहमति में 1928 के अंदर जो सर्वदलीय मीटिंग बुलाता है मोतीलाल नेहरू, उस मीटिंग्स के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग का एक बहुत बड़ा लीडर था, वो 14 पॉइंट्स जो हैं वो उनके सामने रखता है। जो सर्वदलीय बैठक होती है, वो 14 पॉइंट्स जो हैं वो कांग्रेस मानने से इनकार कर देती, क्योंकि वो एक प्रकार से भारत का जो विभाजन है या भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको कमज़ोर करने वाला जो प्रस्ताव था, उसके कुछ ऐसे 14 पॉइंट्स थे, उसको मानने से इनकार कर देता है। और फिर यहाँ से मूवमेंट अपना स्टार्ट करता है मोहम्मद अली जिन्ना कि हिंदू और मुस्लिम्स जो हैं वो अलग अलग कौम हैं, इनके साथ हमारा कोई रोटी और बेटी का कोई संबंध नहीं है, ये एक साथ नहीं रह सकती। और 1940 के अंदर 1940 के अंदर वो अपना एक 2 नेशन थ्योरी लेकर के आता है, द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी कि 2 नेशन थ्योरी। और यहां से वो पाकिस्तान की मांग कर देता है। और कि भाई, और वो जो मुस्लिम्स वगैरह हैं वो एक अलग अपना नारा देते हैं यहाँ कि हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। और जब 1940 के अंदर महात्मा गांधी जो है जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ पर मुस्लिम लीग्स जो है अपना सेशन बुलाती है 1942 के अंदर कराची के अंदर। और यहाँ से वो अपना नारा देते हैं कि डिवाइड, क्विट एंड डिवाइड, बांटो और छोड़ो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कुछ जब क्रिप्स मिशन भारत आता है तो उसके अंदर भी जब अगस्त प्रस्ताव आता है या माउंटबेटन जो प्रस्ताव आता है, उन सभी के का वो
बायकाट करता है मोहम्मद अली जिन्ना, और अंततः जो है वो 1946 के अंदर, अगस्त 1946 के अंदर वो कोलकाता के अंदर अपना एक वो खुला रूप देता है अपना कि भाई डायरेक्ट एक्शन यानी तुरंत कार्रवाई। और कोलकाता के अंदर जो माइनॉरिटी ग्रुप में थे हिंदू, वहाँ से दंगे जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, और कांग्रेस जो है वो पार्टीशन को मानने के लिए एग्री नहीं थी। खुद महात्मा गांधी ने ये कहा था कि पाकिस्तान का निर्माण जो है वो मेरी लाश पर होगा। लेकिन जब देश के अंदर धीरे धीरे कम्युनल राइट्स यानी सांप्रदायिक दंगे बढ़ने लगे, रक्तपात, चोरी, डकैती, अपहरण, लूटमार, हत्याएं, बलात्कार, इस प्रकार की जब घटनाएं घटने लग जाती है तो अंततः कांग्रेस पार्टी को झुकना पड़ता है और वो पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लेती है। तो पाकिस्तान का निर्माण जो है वो, हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड हम देखें तो ये सब रीजंस रहे हैं, कारण रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम्स की जो एकता है उसको तोड़ने का प्रयास किया गया है। अब हम देखो, विभाजन को मान लिया गया, लेकिन जो विभाजन हुआ उस विभाजन से उत्पन्न कुछ समस्याएं थी, और वो समस्याएं स्वतंत्र भारत के सामने थी। यानी कि जो राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां हैं उनमें भारत विभाजन तो हो गया, लेकिन उस विभाजन से उत्पन्न कुछ समस्याएं थी। उन समस्याओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो समस्या थी, सबसे जो पहली समस्या थी वो समस्या थी अपनी भौगोलिक दूरी की समस्या। जो भौगोलिक दूरी है उस दूरी की समस्या, यानी कि देखो, जो भारत का विभाजन धर्म के आधार पर होता है तो ये किया जाता है कि क्यों ना भाई हम जो मुस्लिम आबादी जो सबसे ज़्यादा जिस क्षेत्र में है उस मुस्लिम्स आबादी को वहाँ एक अलग देश का दर्जा दे दिया जाए। उस समय सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स जो हैं वो मेजॉरिटी में थे, वो बंगाल मतलब आज का जो आपका वेस्ट बंगाल और जो वर्तमान जो बांग्लादेश है, वर्तमान यानी बांग्लादेश जो है इसका निर्माण 1972 में हुआ है। उससे पहले इसको कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान, इससे पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो बंगाल को काट करके पूर्वी पाकिस्तान बनाया और पंजाब को काट करके बनाया पश्चिमी पाकिस्तान। तो ये सबसे बड़ी ये समस्या थी कि ये जो अपना जो बीच का जो इंडिया का जो पार्ट है या भौगोलिक दूरी की समस्या थी, यानी कि ये समस्या थी कि भी किस प्रकार इनको हम जो ज्योग्राफिकल जो इनका जो एक प्रकार से सिस्टम है कैसे उसको एक किया जाए। लेकिन वो बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी समस्या थी, किसी भी कारण से किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं हो पा रहा था। दूसरी जो समस्या थी वो दूसरी समस्या थी कि जो अल्पसंख्यक समुदाय था, यानी कि ये नहीं जरूरी कि भी इस पूर्वी पाकिस्तान और इस पश्चिमी पाकिस्तान में ये मेजोरिटी में तो थे, लेकिन वहाँ पर भी माइनॉरिटी ग्रुप्स में जैसे हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, तो वो जो माइनॉरिटी जो ग्रुप्स है उनके इंटरेस्ट का कोई ध्यान नहीं रखा गया। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। तीसरी समस्या थी इसी के अंदर, और वो तीसरी समस्या क्या थी, उत्तर पश्चिमी जो सिंध प्रांत है, इस सिंध प्रांत के अंदर एक निर्विवाद नेता था, उसने अपना एक संगठन बनाया था खिदमतगार संगठन, और उसका जो नेता था खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान था ये भारत विभाजन का विरोधी था। भारत की सरकार ने इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया है और इसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सिंध प्रांत का ये एक निर्विवाद नेता था और ये भारत विभाजन का विरोधी था। इसने स्वयं कहा था महात्मा गांधी को कि बापू आपने हमें किन भेड़ियों के हवाले कर दिया है। तो इस प्रकार उत्तर पश्चिमी जो प्रांत हैं सिंध प्रांत,
उसकी वहां की जो जनता थी, वहां की जो पॉपुलेशन थी, उसे इस प्रकार कोई डिस्कस नहीं किया गया, न कोई प्लेबिसाइट करवाया गया, न कोई जनमत संग्रह किया गया, या वहां उस जनता की जो राय है वो भी नहीं मानी गई। ऐसा नहीं कि भी सभी मुस्लिम्स जो है वो भारत विभाजन का समर्थन करते थे, कुछ ऐसी मतलब मुस्लिम लीग या अन्य जो नेता थे उनको छोड़ करके बहुत से ऐसे थे व्यक्ति भी जो भारत विभाजन का विरोध करते थे। तो उनके जो हित हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। नंबर 4, जो भारत विभाजन से उत्पन्न जो समस्याएं थी वो थी आर्थिक समस्याएं। आपको पता है कि जब पंजाब जो स्टेट है उसका जो क्षेत्र है वहाँ का, जो जैसे वर्तमान जो आज पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है, तो वो जो क्षेत्र था, जो 5 नदियों का जो क्षेत्र है, काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था वो क्षेत्र, उसमें भारत की लगभग 40% जो कपास है वो उत्पन्न होती थी। और वो कपास जो है, वो कपास का क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, और अधिकतर जो मील थी उस क्षेत्र की, वो मील जो है वो भारत के क्षेत्र में आती थी। अब इससे क्या हुआ कि वो जो एक प्रकार से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था उस क्षेत्र से, वो अवरुद्ध हो गया, और यहाँ जो मिल्स वगैरह थे उनको रॉ मटेरियल जो यहाँ से मिलता था वो मिलना बंद हो गया। तो बहुत से ऐसे लेबर्स या जो कर्मचारी जो थे वो बेरोजगार हो गए। इसी प्रकार हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो वर्तमान बांग्लादेश है, ये संसार में सबसे ज्यादा जूट पैदा करने वाला क्षेत्र देश है। तो अधिकतर जो जूट मिलें थी, वो जूट मिल जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित थी, और सबसे ज्यादा कच्चा जूट पैदा कहाँ हो रहा है? पूर्वी पाकिस्तान में, वर्तमान जो बांग्लादेश है इसके अंदर। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ और ये जो क्षेत्र था वो चला गया पाकिस्तान के हिस्से में, तो ये जो जूट मिल थी, इनको रॉ मटेरियल यहाँ से मिलना बंद हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के सामने ऐसी आर्थिक कठिनाइयां भी थी। कुछ उसको मतलब सिर्फ जोग्राफिकल एरिया ही नहीं बटा था अपना, उसके साथ अपनी सेना भी बटी, अपने प्रशासनिक अधिकारी भी बटे, और साथ के साथ जो स्टेशनरी का जो सामान है वो भी बटा। तो इससे मतलब काफ़ी जो है स्वतंत्र भारत के सामने ऐसी आर्थिक समस्याएं थी। 5वीं जो समस्या है वो समस्या ये थी कि धर्मनिरपेक्षता की समस्या, यानी कि कुछ चले गए पाकिस्तान मुस्लिम्स, लेकिन भारत में अब भी बहुत से लोग थे जो माइनॉरिटी ग्रुप के थे। तो कांग्रेस पार्टी ने ऐसा महसूस किया कि भी जो अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैनिस्ट हैं, सभी को यहाँ माइनॉरिटी ग्रुप जो मेजॉरिटी में जो ग्रुप है उनके इक्वल्स जो हैं वो राइट मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे। उनकी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उनका पहनावा है, उनकी जो भाषा है, उनके सभी के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। और 6ठी जो समस्या थी वो थी कश्मीर की समस्या। ये कश्मीर की जो समस्या जो थी ये भी सामने थी। और 7वीं जो समस्या थी वो थी देसी राज्य रजवाड़े। जो देसी राज्य रजवाड़े थे, उन देसी राज्य रजवाड़ों का विलय करना, क्योंकि अंग्रेजों ने जाते जाते ये कह दिया था कि भी आप स्वतंत्र हैं, चाहे तो आप पाकिस्तान के अंदर विलय करो या चाहे आप भारत के अंदर विलय करो या अपने आप को स्वतंत्र घोषित रखो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि जो प्रथम अपने देश के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी दूरदर्शी सोच थी कि इससे तो हिंदुस्तान कई टुकड़ों में बंट जाएगा। तो देसी राज्य रजवाड़ों का विलय करना, यानी कि उसने वो सभी रास्ते अपनाए, यहाँ श्याम दाम दंड भेद, कहीं से उसने बल प्रयोग किया है, कहीं उसने प्लेबिसाइट किया। जैसे जूनागढ़ का जो सादत खान वहाँ का जो नवाब था वो पाकिस्तान भाग गया और जूनागढ़ के अंदर मेजॉरिटी में जो है वो हिंदू थे, तो वहाँ प्लेबिसाइट करवा करके, जनमत संग्रह करवा करके उसका विलय किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये स्वतंत्र भारत के सामने प्रमुख चुनौतियाँ थी। तो इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि भाई भारत विभाजन के मुख्य कारण क्या थे और भारत विभाजन से उत्पन्न जो समस्याएं जो थी वो कौन कौन सी थी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भारत विभाजन के सकारात्मक और इसके नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े। धन्यवाद।